ठीक है। तो अगर मैं ये आपका टेस्ट डिस्कस करवाती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट मत हुआ करो। An ice cream cone of radius 4 and height 15 is kept 1/4 empty by the ice cream seller। अगर कोन है तो इसका वॉल्यूम होगा, लिखो सब ये, 1/3 पाई r² h। देखो, ऑफ एंड ऑन मैं बीच में एक दो छुट्टियां आपको फिर से दूंगी। सो प्लीज जितना भी टाइम है उसमें अब थोड़ी सी सेविंग हमें करनी है। सो आई वॉन्ट एवरी वन। वीकली बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, अब यही है सब। इसमें कौन कौन से चैप्टर है? ठीक। ठीक है। अब ये 1/3 जो है, ये 1/4 जो है उसने लिखा हुआ है दैट इज एम्प्टी। और पाई को तो आपने यूज ही करना है। ठीक है। ये 1/3 पाई r² h, दिस इज द वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का 1/4 एम्प्टी है, राइट। और मैंने आपसे पूछा है फिल्ड विद आइसक्रीम। तो अगर 1/4 एम्प्टी है, कंप्लीट को हम 1 मानते हैं, तो फिल वाला पोर्शन कौन सा होगा? 3/4। तो आपको करना था 3/4 ऑफ 1/3 पाई 4² h। लिखो इन सबको, बिकॉज ये चीज ध्यान नहीं रखोगे, इन छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना शुरू कर दोगे। सो इट इज 60 पाई विच इज फिल्ड विद आइसक्रीम, नॉट 20 पाई। इट इज 60 पाई दैट इज फिल्ड विद आइसक्रीम। ये सब मत करो, स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। इसके कैलकुलेशंस लिखो। आपको नहीं याद आपने क्या किया है तो प्लीज राइट इट डाउन। जितना भी टाइम है, एक तो हिना नहीं आई है आज, और कौन है? दिया और हसरत तो ऑनलाइन है। बाकी दोनों बच्चे ऑनलाइन है, विच इज वेरी। देर हो गया इतना, तो फर्स्ट आंसर जो है वो बी पार्ट है। कल भी मोस्ट प्रोबेबली क्लास तो होगी आपकी, ठीक है ना। तो मैं कल सर्कल स्टार्ट करवा दूंगी। स्टार्ट कंज्यूमिंग, बिकॉज 12th ऑलरेडी हो चुका है, 3 4 दिन हमारे वेस्ट फिर भी मिस हो चुके हैं। तो प्लीज अपनी क्लासेस रेगुलरली आओ, टाइम पर आओ। अब ये हो गया ना हमारा क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन, रेडियस इज हाफ, सरफेस एरिया विल बिकम। आई वांट एवरीवन टू कम। ये सब अब जो एक्सक्यूज है ना, बीमार है या नहीं आ सकते, ये सब छोड़ देना, क्योंकि पेपर्स अब आने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम सिलेबस के पीछे लगे रहे, सर्कल्स मुझे पता है आराम से 1 हफ्ता ले लेता है। सिर्फ बुक करने में, एक्स्ट्रास करने में 1 हफ्ता लग जाएगा आराम से। तो अभी रिवीजन करनी है, सर्कल्स के बाद चैप्टर इज फिनिश, तो बेयरली 10 डेज रहेंगे, जिसमें से हो सकता है 1 2 दिन छुट्टी फिर ले जाए। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हाफ, सरफेस एरिया विल बिकम। तो स्फीयर में मैंने आपको कहा ही था कि अगर रेडियस हाफ हुई है, ओरिजिनल 1 है, अब रेडियस हाफ हो गई, तो सरफेस एरिया की रेशो क्या होती है? बताओ। सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो ये 1:1/4 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया ये? इट हैज बिकम 1/4। रेडियस हाफ हो गई है, रेशियो 1:2 हो गई। आपने स्क्वायर करना है, तो इट विल बी 1:1/4। क्वेश्चन नंबर 3, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज डबल ऑफ द अदर। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो मतलब दो कोन्स है हमारे पास, S1 C1 और C2। तो सरफेस एरिया 1 इज डबल ऑफ द अदर S2। स्लांट हाइट ऑफ द सेकेंड, तो उसकी L2 इज डबल ऑफ द फर्स्ट। यही हुआ, ठीक है। दोबारा कर लो, मुझे पहले आंसर बता दो, याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से लिख लो।
मत देखा करो। मैथ्स क्लास में बैठे हो, आपका पेन चलना चाहिए। मैं भी ओरली बैठकर मैं बहुत बार क्वेश्चन करवाती हूँ, मैं फिर भी उसे सॉल्व करके ही समझाती हूँ आपको बार बार। प्लीज डोंट मेक मी रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप सीरियस हो जाओ इस चीज को लेकर। राइट डाउन एवरी क्वेश्चन इवन इफ यू डन इट लाइक 100 टाइम्स ना, मैं आपको फिर भी इंसिस्ट करूंगी 101 बैठे हो तो करो। दैट इज द ओनली वे। वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया हुआ आपको दूसरे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। और ये सरफेस एरिया की बात नहीं है, ये हर एक चैप्टर की बात होगी। इवन इफ यू डन इट लाइक नहीं लिखने का मन तब भी लिखो, बिकॉज दैट इज हाउ योर माइंड विल वर्क इन मैथ्स। दिमाग तभी काम करता है जब हमें नहीं भी लिखने का मन है तब लिखते हैं। वहां पर दिमाग अपने आप जो लास्ट मिनट हो ना पेपर से बाहर आए फिर हमें ध्यान आया, वो पेपर में आई ध्यान आना शुरू हो जाएगा। सो सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? पाए R1 L1, है ना। दूसरे वाले का क्या होगा? पाए R2 L2। अब कहा है सरफेस एरिया ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। और L1 L2 में अब L2 को रिप्लेस किया जाएगा। ये तो हमने लिख दिया पाए R1 L1 2 इंटू पाए R2 को तो ऐसे ही रखना है। स्लांट हाइट सेकंड वाले के लिए तो क्या लिखेंगे? 2L1। तो एक तो पाए हमारा कांस्टेंट कैंसिल होता है एंड वील सी L1 भी कैंसिल हो गया, तो R1 इज 4 टाइम्स R2। तो रेशियो ऑफ रेडियाई जो पूछी जा रही है वो 4:1 है। ठीक है ना। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जिस ऑर्डर में हमसे पूछा जाता है ना, कभी कभी आपको कहा नहीं जाएगा रेशियो ऑफ बोथ, तो जो पहले मेंशन किया जाता है उसको हम पहले लिखते हैं। देयर रेडियाई का है ना, तो फर्स्ट टू सेकंड रेशियो ही लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में जरूर होगा, चाहे एजर्शन रीजनिंग में हो चाहे यहां पर हो। टू हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 27:125। टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम निकालना है। इतना डाउट था। हम्म। ये असाइनमेंट की कोई वर्शन होती है उसमें डाउट। हाँ बता दे रहा मतलब मुझे। सो हमारे पास हेमिस्फेयर्स का देख लिखना शुरू किया तो दिमाग में आ गया ना कि असाइनमेंट का डाउट है। तो यहां पर हमारे पास आ गया वॉल्यूम्स की रेशियो। आप रेडियस की रेशियो निकालोगे मृदुल, कितनी आएगी? 3:5। और थ्री सरफेस रेशियो एरिया फाइव के बिल्कुल ठीक है बेटा। इसकी हो जाएगी 9:25। डजंट मेक अ डिफरेंस इफ इट्स अ हेमिस्फेयर। आपके वॉल्यूम्स का जो फॉर्मूला है, जो रेडियस है वही सेम रहता है, मतलब उसी में आता है, प्रोपोर्शनेटली वैसा ही चला जाता है वो। So it'll be 9:25. Diameters of two cones are equal if their slant heights are in the ratio 7:4. Find the ratio of their surface areas. Curved surface area कहा जाए या curved surface area ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि कोन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा आंसर? दो कोन्स की डायमीटर इक्वल है, स्लांट हाइट तो देखो एक पाई R1। अगर डायमीटर्स इक्वल है तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। स्लांट हाइट एक में 7x ले लोगे, दूसरे का पाई R 4x। तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया की रेशियो भी क्या होगी? 7:4। सरफेस एरिया की रेशियो 7:4 होगी बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स, स्लांट हाइट एंड रेडियस। रेडियस इक्वल दे दी और डायमीटर्स इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल है, और स्लांट हाइट की रेशियो दे दी, तो ओनली डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ स्लांट हाइट। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए मार्क करेंगे? ABC कहाँ है? इसमें ए नहीं मार्क करेंगे, इसमें बी होगा मेरे हिसाब से। या तो ये एंकर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ABC की जगह AOC होना चाहिए था अगर ए मार्क। मैं वही तो कह रही हूँ ना, अगर एंगल ABC का है तो यानी कि स्क्वायर में तो होता ही है 90। तो फर्स्ट पार्ट इज थिंग, और वो डायगोनल्स कह रहा है तो डायगोनल्स का तो उस एंगल ABC से कोई बात नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बी मार्क करेंगे। मैम को ए का इसमें भी आएगा, पर मैम कहते हैं कि नहीं ए नहीं है, ए आएगा बिकॉज वो स्टेटमेंट उससे रिलेटेड नहीं है। हमने कहा मैम फुल लाइन देखो, मैम कहते हैं उन्होंने लिखा कि एबीसी ये की पता क्या हुआ स्क्वायर होगा? है, कुछ नहीं है तो ये जिससे उससे भी। स्क्वायर से रिलेट हो रही है, तो मतलब प्रूफ से आंसर आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं, प्रूफ से आंसर तो आ जाएगा, वो तो मुझे पता ही है।
पर रीजन नहीं जस्टिफाई करा ना उसको, असर्शन को थोड़ी जस्टिफाई करना है रीजन को। ओके। हाँ। तो मैं देखो मार्क करूंगी तो बी मार्क करूंगी, होना भी बी चाहिए, बिकॉज दो दोज टू थिंग्स आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, क्लास में डायगोनल्स। मिलते हाँ। आना तो ये आएगा इसका आंसर। तो रीजन को जस्टिफाई करना है ना, असर्शन को थोड़ी करना है, हमने वही है रीजन तो को उसका प्रूव नहीं करना। के प्रूफ से भी जब हम निकालेंगे तो उसके प्रूफ से भी आंसर आ जाएगा। एन एल एबीसी 90। और ऐसे भी उन्होंने स्क्वायर की बात की कि एबीसीडी इसका स्क्वायर, तो उसे रिलेट करिए, उसे सपोर्ट करिए। उसने सिर्फ इतना कहा हुआ है कि एक स्क्वायर दिया आपको, अगर वो देन अगर लिखा होता देन आई वुड हैव गॉन, बट मैं फिर भी मार्क करूंगी तो यही, अब टीचर ने कह दिया तो आई कैन नॉट थिंक, ये फिर ना वो पर्सनल रहता है कि नहीं, ये तो दो तीन टीचर्स मिलकर जस्टिफाई करें, या फिर या लिखा होता देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, पर उस स्क्वायर कह दिया है तो हमें पता ही है 90 डिग्री है, ठीक है। तो तुम्हें ये प्रूव करना है, तो डायगोनल्स को तुम कह रही हो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, और इक्वल तो कहा ही नहीं है उसने। वो तो तुम्हें अगर डायगोनल्स ना भी दी हो तब भी तुम इनको प्रूव कर सकती हो, हम्म। तो डायगोनल्स है। आई वुड ऑलवेज गो फॉर बी, ठीक है। दो तुम टीचर से कंसल्ट कर लो, बाकी जो दूसरी क्लास टीचर है उनसे भी, मतलब मैथ टीचर है उनसे भी कर लो। ये हो सकता है यहाँ पे एओसी लिखना हो, उन्होंने एबीसी लिख दिया और देन दे जस्ट ये नीड टू, एंगल को स्टेटमेंट का थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, एबीसी में क्या कर देते देन एंगल एबीसी इज 90, तो वो तो रेक्टेंगल जैसे कहा नहीं है, प्रूव दैट एंगल ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, तो आप उसको प्रूव करते हो कि एक एंगल 90 दिया हुआ है, अब बाकी सबको प्रूव करते हो तो वो अलग बात है। और हमें सपोज स्टेटमेंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे सिर्फ हमें कोई रीजनिंग प्रोवाइड किया तो उसका आंसर है, तो ये ऑप्शन आएगी। कैसे? सपोज एक क्वेश्चन दिया है हमें कोई पॉलिनोमियल्स का, सपोज हम्म। साथ में उसका आंसर गिवन है और वो ठीक भी है, हमें लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला दिया रीजन, हाँ तो फिर वो तो दर्शन है ही, वो तो, तो ये है ना। हाँ बिल्कुल आएगा। तो रीजन आपको अगर फॉर्मूला पता हो, जैसे अगर मैं आपको वॉल्यूम की बात करूँ, जैसे वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स मान लो ये दिया हो 64:27, और मैं नीचे ही आपको दे दूं, और फिर मैं कहूँ कि वॉल्यूम की जो रेशियो होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। मैं आपको ये कह दूं, अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता हो स्फीयर का, तो कहीं ना कहीं से आप डिडक्शन कर सकते हो, यू हैव द स्टार्टिंग पॉइंट, नो द फॉर्मूला। आप कहोगे कि एक की रेडियस R1 है, 4/3 पाई R2, मतलब मैं भी अगर आपको समझाने को, आप मुझे कहोगे मैम समझाओ, एक सिंपल सी बात लगाओ, आप मुझे कहोगे मैम समझाओ कैसे, तो मैं क्या करती हूँ, आई राइट द फॉर्मूला एंड आई जस्टिफाइड कि ये 6/64/27 होगा, फिर हम ये 4 पाई, मैं भी तो फॉर्मूला से ही स्टार्ट करती हूँ ना, तो अगर मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया दैट मीन्स आई हैव गिवन यू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट जस्टिफिकेशन। समझ में आ गई बात, कि हम दो स्फेयर्स की बात करें, दोनों की अलग अलग रेडियस है, राइट। तो एक की रेडियस R1, एक की रेडियस R2, जो हमारे मैथ्स का बिगनिंग है कि लेट अस सपोज x, लेट अस सपोज y, यही करते हैं, तो वही चीज हमने स्टार्ट किया, तो अगर फॉर्मूला दिया है तो हाँ, और अगर वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको स्फीयर्स की बात कर रही हूँ, देखो ये भी होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्फीयर्स हियर एंड आई एम गिविंग यू हेमीस्फीयर, और मैं यहाँ पे 2/3 लिख रही हूँ, तब रीजन डज नॉट जस्टिफाई, क्योंकि आपको स्फीयर की बात करें और आपको हेमीस्फीयर के बारे में बताया जा रहा है। समझ में आ गई बात, तो फॉर्मूला हमारा स्फीयर्स को रिलेटेड नहीं है, तो दैट्स वन विल से बी पार्ट है, ठीक होगी बात। तो ये तो देखो, अगर मेरा एमसीक्यू था तो आई नीड नॉट गो बाय, मुझे पता है कि रेडियस की रेशो इसमें क्या हो जाएगी, मतलब मुझे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाना, 64:27 है, क्या हो जाएगी 4:3, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर जो 4 है, 21 सम है 7, 4/7 हो जाएगा, यही किया था सबने, सो इट विल बी 12 सेंटीमीटर आंसर, ठीक हो गया इतना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो क्लास में मैंने आपको नहीं करवाया था, प्लस दूसरी चीज एंटायरली सरफेस एरिया वॉल्यूम एंटायरली प्ले ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉलिड बिहाइंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम की बात हो रही है, उनके फॉर्मूलाज को लिखो, फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करो, एंड देन कुछ ना कहीं तो कहीं, मतलब स्टार्टिंग ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, राइट। उसके बाद उसने कहा है कोन एंड हेमिस्फीयर हैज इक्वल बेसिस, अगर बेसिस इक्वल है तो क्या होगा, उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, एंड इक्वल वॉल्यूम्स, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, इक्वल बेसिस मतलब रेडियस इज सेम, इक्वल वॉल्यूम्स मतलब इसका 1/3 पाए
आर स्क्वायर एच इज सेम एज 2/3 पाई r क्यूब। रेडियस दोनों सेम ही लिखी जाएगी। पहली चीज तो ये पाई खत्म हो जाता है, 3 खत्म हो जाता है, आपके पास आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2r क्यूब। कोन की हाइट तो मुझे पता है, मैंने एच लिखी है। व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ अ हेमिस्फीयर? रेडियस। रेडियस होती है ना। तो यहां से ये आर स्क्वायर और ये खत्म हो जाएगा, मतलब एच क्या है, 2r। तो ये जो एच है ये है 2r और ये हाइट है r। तो पहले कोण लिखा हुआ है, तो 2r/r हो जाएगा, 2:1 की रेशो आएगी। देयर हाइट्स का है ना, आपको 2:1 भी दिया है, 1:2 भी दिया है। किसको मार्क करोगे? कोन इज टू हेमिस्फेयर, जो पहले है उसको प्रेफरेंस दो, उसी रेशो को लिखो 2:1। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। मैम 2:1 के साथ है। बेटा पहले कोण लिखना है। मैम h इक्वल्स टू 2r है। हाँ, तो कोण की हाइट कितनी है, r। तुम h/r निकालना चाहते हो ना, h की जगह तुम क्या लिखोगे? अगर मैं आपको r10 दे दूं तो हाइट तुम उसकी क्या बनाओगे? मैम क्या है? अगर मैं r आपको 10 दे दूं, 10 सेंटीमीटर, तो आप हाइट ऑफ कोन क्या बताओगे? तो रेशो क्या होगी? 2:1, ठीक है ना। अगर ऐसे कभी कंफ्यूजन आती है, टेक नंबर्स एंड देन आस्क योरसेल्फ कि मुझे रेशो कैसे निकालने, रैंडमली 3-4 नंबर्स ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई and radius of the base is 2.1 centimeter, melted and recast into a sphere। तो इस केस में हमेशा क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। तो 4/3 पाई r क्यूब। कोन की हाइट दी हुई है हमें, बेस रेडियस है 2 स्क्वायर, हाइट इज 8.4, और यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई, और इसका हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने अगर रेडियस लिखा है तो r1 r2 हो जाएगा, दोनों को सेम मत लिखना, है ना। अच्छा, ये पाए को हमेशा जब ऐसे इक्वेशन लिखी जाती है ना, तो पाए को कभी भी पुट करके सॉल्व नहीं करना है। आई कैंसिल दिस 3 ऑल्सो। तो मेरे पास आएगा 2.1 स्क्वायर इंटू 8.4, और यहाँ से आएगा 4r क्यूब, ये खत्म हो गया, और ये आएगा 2.1। सो 2.1 का होल क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। रेडियस क्या हो जाएगी? 2.1। और यहाँ पे रेडियस लिखा है ना, समटाइम्स क्वेश्चन में लिख दिया जाता है डायामीटर, और पहला आंसर 2.1 दिया जाएगा। समझ में आ गया? दिस इज हाउ समटाइम्स क्वेश्चंस, अगर थोड़ा सा हमें ट्रिकी करना, और ये ऐसा हो चुका है। जब आपका टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, देयर वाज दिस क्वेश्चन इन 10th क्लास का बोर्ड पेपर फाइनल, जहां पे सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन कहा गया था, और फर्स्ट ऑप्शन में फादर की एज कही गई थी। सो देयर वाज सम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्लास में जिसने कहा हम जल्दी जल्दी में फादर की एज मार्क कर दी। ठीक है ना। अब 39-40 में उतना ही फर्क है, फुल आने में और 39 आने में, वो एक रिग्रेट का ही फर्क है और कुछ नहीं। तो दैट्स व्हाट शी ऑलवेज सेड कि मैम मैंने पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, मेरे पास टाइम भी था, आई कुड हैव रिवाइज्ड इट, बट आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैंने उसको देखा ही नहीं। मैंने कहा तो ठीक ही है। बस सम में 48 था, उसने 36 मार्क कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 48 नहीं मार्क किया। अब उसका वही रिग्रेट था कि मेरा फुल आ सकते थे, पर मैंने सिर्फ नहीं लिए। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो। आपका वो 69 70 71 72 होना, या ऑब्वियसली 79 80 होना, इतना ही फर्क होता है। समझ में आ गई बात की? तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑप्शन में मैंने 1/4 एम्प्टी कहा है, आपको 3/4 फुल करना है। ठीक है, उतना ही फर्क था। यहाँ पर आपको कभी कभी डायमीटर दी जाती है, 4.2 बाद में दिया जाएगा, 2.1 पहले दिया जाएगा। जैसे ये 2.1 निकला, इंस्टिंक्ट होता है 2.1 मार्क किया, क्योंकि जितना मर्जी कर लो, एमसीक्यू आप लास्ट में करते हो, है ना, पहले फुल लेंथ करते हो। और उस एमसीक्यू के लिए ना, जितना अगर कम प्रैक्टिस हो, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ पेपर्स जहां डिसम्बर टेस्ट हो, कम प्रैक्टिस उस हिसाब से होती है, तो वो आखिरी के 20 मिनट ही होते हैं आपके एमसीक्यू के लिए। जितना मर्जी कोशिश कर लो, तभी मैं एमसीक्यू की टेस्ट कराती कि वो 20 मिनट में भी आप आराम से खींच लो मार्क्स। समझ में आ गया? फुल लेंथ तो इसमें प्रैक्टिस होगा ही ऑफ कोर्स, पर अभी फिलहाल के लिए मैं कंसंट्रेशन एमसीक्यू पे क्यों करी हूँ, क्योंकि एक बार एमसीक्यू पकड़ में आ गए ना, सारे ये फुल लेंथ भी साथ साथ, बिकॉज एमसीक्यू विल बिल्ड योर लॉजिक, आपकी रीजनिंग पावर वो सब बिल्ड करेगा। और जब वो रीजनिंग पावर बिल्ड हो गई, तो आप अपने आप फुल लेंथ क्वेश्चंस को लिख सकते हो। ठीक है ना। जो चीज आपको 4 नंबर में 3 नंबर में लिखनी है, वो एमसीक्यू में आप फटाफट से सॉल्व कर रहे हो। फाइनल फॉर्मूला तो वो सारी स्टेटमेंट लिखनी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये वो सब लिखना, सब हो जाता है, राइट। कोई एक्स्ट्रा बुक ली है?
किसी ने भी कोई सैंपल पेपर लिया अभी तक? मार्केट में जाओ, कोई भी एक सैंपल पेपर खरीद लो, उसके एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करो। बहुत बुक्स मिल जाएंगी, अरिहंत होगा, ओसवाल होगा, कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो। ठीक है। और मैंने आपको कहा था एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट्स रखो अपने पास, 25-30 मिनट्स जितने होते हैं। 30 मिनट्स के बाद छोड़ दो, स्पीड तभी बनेगी, और 20 में 20 तभी आएंगे। 20 मिनट्स में 20 सॉल्व कर लो, वो स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्ट्रक्चरली अब वर्क करना शुरू करो। ठीक है। सो गेट एनी एमसीक्यू बुक जो भी आपको समझ में आती है ना, मार्केट में जाकर जो भी आपको मिलती है। एक अरिहंत की होती है, वो ले सकते हो बड़े आराम से। ठीक है। अरिहंत की क्लास 9 सैंपल पेपर्स लेना है। डोंट गो फॉर आर डी शर्मा, अभी मैं करवा रही हूँ सारी प्रैक्टिस। ये सब आर डी शर्मा, सब एक्स्ट्रा बुक्स, एग्जाम आइडिया सब मिक्स है। यहाँ पढ़िए, यहाँ से ले जाओ इतनी सारी, एक उठा लो, हाँ मुझे वापस कर देना। यहाँ से ले जाओ, बोरो इट, एंड अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है देन ऑब्वियसली डू गो फॉर। उसके बाद पता है क्या करना होता है? आपने क्वेश्चन तो कर लिया, अब एमसीक्यू कर लिए, आपको नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा कि क्यों हुआ, देन गो फॉर दैट प्रैक्टिस उस चैप्टर के बारे में। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, 2 मार्क्स का है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब हमें क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकालेंगे? ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? सॉलिड स्फेरिकल बॉल है ना? हाँ। तो क्या होता है? 4/3 पाई। रेडियस कितनी होगी उसकी? ठीक है ना। अब एक 3 और यहां से 3 स्क्वायर रह गया। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 4 बस 36 पाई। क्योंकि यहां पर sorry, हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, तो ये यूनिट जरूर लगाना था। सो इट बी 36 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी जो क्वेश्चन है, ये आई थिंक आपके एग्जाम्पलर का ही है। बस उसमें ना वहां पे सिलेंडर लिखा हुआ था, सॉरी। है तो एमसीक्यू का, कोन की जगह सिलेंडर था। बस मुझे जो इतना ध्यान है। डेली इन कोनिकल ट्यूब्स ऑफ डायामीटर 7, हाइट 12। सो डायामीटर 7 है, रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा रही हूँ, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। हाइट बिकॉज 2 मार्क्स का है तो लिखना होगा। रेडियस ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। बताती हूँ। फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व। 1600 थे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया था तो यू कुड हैव आस्क्ड मी, बट इट्स 1600। आई थिंक प्रीटी क्लियर है, इतना भी नहीं था। ठीक है। तो अगर वो हुआ है देन यू नीड टू जस्ट कंफर्म द नंबर। हाँ, क्या हो गया? 1500 क्यों करेगा यार? 5 तो किसी तरह से नहीं लगता, ऊपर लाइन नहीं, इतनी गंदी राइटिंग भी नहीं है मेरी। एक्चुअली आई प्रेफर हैंड रिटन नोट्स टू ऑल प्रिंटेड एंड टाइप। वो मुझे प्रिंट करना सबसे, टाइप करना मुझे सबसे मुश्किल लगता है। अभी थाउजेंड को समझ नहीं आता उसके क्या है। हाँ, तो पूछना चाहिए था मुझे। मैं वो समझ नहीं आया, मैं वो थाउजेंड लग रहा देखने से। तभी तो कह रही हूँ पूछना चाहिए। ये देखो कितना, कैसे मुझे 1600 लग रहा है। थाउजेंड ही था। थाउजेंड। तो यहां से हमें क्या करना है? 1/3 पाई r² h, है ना, इंटू 1600। सो 1/3। चलो आई सी मेजोरिटी किसके साथ गई है। ठीक है। r², 7/2, 7/2, हाइट इज 12 इंटू 1600। ये वाला आंसर निकल। अगर 1600 लिया है तो 246.4 आता है। लीटर्स का है, लीटर्स का हुआ है, डिवाइड बाय 1000 करो। ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। मैम थाउजेंड के हिसाब से तो 154 आ गया। चलो वो भी कर लेंगे, इसको भी हम कर लेते हैं। आंसर्स को ना लिख लिया करो यहाँ पर अपने पास। ये देखो, ये 12 तो पूरा ही खत्म हो जाता है।
हाँ, अगर तुम वो करोगे तो 154 आ जाएगा, और इंटू 1000 कर दिया, और नीचे ही 1000 हो गया, तुम्हारा 154 लीटर्स हो जाएगा। लीटर्स में कन्वर्ट करना जरूरी था क्योंकि उसने हाँ मैंने लीटर्स कहा। क्यूबिक सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 1000 टू गेट इनटू। और मैंने आपको कहा था याद करने का वे क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर बाय 1 मीटर और बाय 1 मीटर का डब्बा अगर लगाएंगे, अगर आप डायमेंशन लो इंची टेप लेकर बैठना, आप देखना 1 मीटर कितना होता है। उस टाइप का एक पानी का आप वेसल कुछ भी एक बॉक्स क्रिएट करो, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट। कितना पानी उसमें आएगा? 1000। एंड 1000 ऑल्सो परफेक्ट क्यूब है, 10 का क्यूब है, तो 10 10 10, 1 मीटर मतलब 10 लीटर्स के इक्वल है। समझ में आ गई बात? हमें तो सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, तो फिर इसको इसको याद करोगे तभी तो सेंटीमीटर क्यूब में आओगे। अब मीटर को चेंज कर सेंटीमीटर में, कितना होता है? 1 मीटर इज, लिख तभी कह रही हूँ, लिखा कर, ये तभी दिमाग में बात बैठेगी। जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, तुमने एक लिखा इस फॉर्मूला को, कन्वर्ट किसी ने नहीं किया होगा, है ना? ये हो गया ना, क्यूब है तो 3 बार मीटर मल्टीप्लाई हुआ, हर एक मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, करो, है ना? हाँ, मैथ्स का नाम ही है करो या मरो। मैथ्स एक्चुअली इज करो या मरो। करोगे बच जाओगे, नहीं करोगे मरोगे। इट्स नॉट इट्स विद मी ऑल्सो। मैं भी नहीं अगर सॉल्व करती हूँ ना ऐसे ओरली बैठकर हवाई पुलाव पकाती हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं कहाँ पहुंच जाती हूँ। हाँ, बस फर्क इतना है कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मुझे पता है हवाई पुलाव में कहाँ गलत हूँ, है ना? हाँ, सो लुक फॉर दिस थिंग, या इस लेवल की प्रैक्टिस हो जाए दैट यू कैन इजीली फिगर आउट द फॉर्मूलाज वन फ्रॉम द अदर। ठीक है? तो होते हैं कोई बच्चे जो पहले साल में भी वो मास्टरी गेन कर लेते हैं, और नहीं भी होते हैं जिनको नहीं भी है ना, फॉर एवरी वन, इवन दैट पर्सन इज अ टॉपर, और जिसका मैथ्स में दिमाग बहुत चलता है, उसको भी कहती हूँ लिखा कर, क्योंकि ये चलने से लिखने से ही होता है पेपर्स में। यहाँ तक के मानकर आंसर बोलोगे हो जाएगा, पेपर में नहीं काम करता, बिकॉज इट्स सो मेनी क्वेश्चंस। प्रैक्टिकली देखा हुआ है। एक बार बच्चा था फ्रॉम सेक्रेड हार्ट, 8th क्लास के ओलंपियाड में, क्लास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो सारा चीज ना ओरली सॉल्व करता था, तो कुछ भी क्वेश्चन दो उसने क्वेश्चन देखते रहना है, और उसने ओरली सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना है। वेरी गुड, फाइन। पर ओलंपियाड कभी नहीं उसका क्रैक हुआ, ओलंपियाड कभी क्रैक नहीं हुआ था, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट इतना होता था ना कि हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। पर एंड मोमेंट पे जब आप नहीं प्रैक्टिस कर पाए ना, तो आपका वो ब्रेन किसी काम का नहीं है। ठीक है ना? अगर आप मार्क्स नहीं लेकर आए मैथ्स में, मैथ्स बहुत अच्छी सबकी होती है, पर अगर जब तक मार्क्स नहीं आते ना, तब तक कोई नहीं मानता मैथ्स बहुत अच्छी है। ठीक है ना? तो मैथ्स मार्क्स इज नॉट अ क्राइटेरिया। वो तब चलता है जब हम बिल गेट्स बने हो, अदरवाइज मैथ्स इज ऑलवेज अ क्राइटेरिया। समझ में आई बात? रियलिटी ऑफ लाइफ ये है। ज्ञान तभी अच्छा लगता है, और उसके मुंह से अच्छा लगता है जो सक्सेसफुल हो। जो अभी बैठा वहां सड़क पे ज्ञान दे रहा हो, उसको कोई नहीं सुनता, उसको क्या बोलते हैं सारे? क्या बोलोगे? बोलो बोलो। इट्स अ फैक्ट। क्या बोलोगे? अभी पागल है, फालतू बोल रहा है। एंड इट्स अ फैक्ट, लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब एक सक्सेसफुल एक पोजीशन में बैठे होते हैं ना, तब बोलते हो तो वो अच्छा लगता है कि हाँ बड़ी अच्छी बात बोल रहा है ना, वो जैसे वाले बाबे वगैरह होते हैं। और वैसे ही कोई संत में बैठा हो वहां से कभी बाबे कुछ बोल रहा हो, तो इसे हु इज ही, एम ही बोल रहे हैं, है ना? तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, मेहनत से कभी नहीं डरना। और अगर किसी चीज में कभी लगता है ना कि नहीं हो पाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करना है, घर आकर सोचकर प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स लगते हैं ना नहीं हो पाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है घर बैठकर। रोज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, बस, ज्यादा नहीं। नहीं होंगे सॉल्व, मुझे पता है, एक पे भी अटके रहोगे, बट दैट इज द ओनली की। और महीना लगाओ कम से कम डेडिकेटेडली, 5 क्वेश्चन पर डे, 150 क्वेश्चन इन अ मंथ। दैट साउंड्स लाइक गुड थिंग कि हाँ 150 क्वेश्चन मतलब पूरी एनसीईआरटी हो सकती है। समझ में आया? चलो। तो वाटर फॉर अ फैक्ट्री ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि एज इट इज पेपर में आ जाता है, ये इसीलिए दिया था, और इजी है ये। ये 5-1 कुछ ऐसा था, 5003 कुछ ऐसे आता है ये। 2006, 2156 का वॉल्यूम होता है, जिसमें से 50 माइनस करते हो। 2156/3 इसका, मुझे ये सब याद है, इसमें से 50 माइनस करते हो, डिवाइड बाय 3 भी है। -150 करो, -50 करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। 2006 होता है, जो बुक में भी जो आंसर दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया हुआ है, हेमिस्फेरिकल टैंक है,
2/3 pi 7 का क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. दैट कंटेन्स 50 kiloliters ऑफ वाटर. तो ये आप निकालोगे. 2/3 20. 2/7. 7 into 7 into 7 माइनस 50 kiloliters का होगा. ये तो हमारे पास आया क्यूबिक मीटर्स. एक 7 कैंसिल हो गया. मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2156/3 आएगा. द ओनली प्रॉब्लम इज किलोलीटर्स को लीटर्स में या सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना क्यूबिक में. तो मुझे पता है 1000 लीटर्स होता है और 1000 लीटर्स का मतलब 1 किलोलीटर. तो ये जो क्यूबिक मीटर दिया हुआ है ये किलोलीटर्स दिया हुआ है. डायरेक्टली 50 माइनस कर. हाँ वो मैंने क्योंकि बुक में भी नहीं किया हुआ ना फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, तो इसीलिए वो जरूरी है. ठीक है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन नंबर 12. आंसर देना फर्स्ट का हम्म. फर्स्ट आंसर किसका? इसी इक्वल्स के हाँ 110 है. 110 बताओ आंसर. तो 165 का बेस एरिया है, सॉरी क्लॉथ का एरिया है. तो कोनिकल टेंट का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया? 165. तो पाई आर एल is equal to 165. That is what the question from the beginning is telling me, right? पर उसने कहा है कि how many students can sit in the tent if a student on average occupies 5/7. तो ये चीज हमारे सरफेस एरिया से लिंक्ड ही नहीं है. अगर एक बच्चे को 5/7 स्क्वायर मीटर्स एरिया चाहिए बैठने के लिए, तो वो जमीन की बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है, जिसका एरिया क्या होगा? पाई 5 का स्क्वायर. पाई लिखना है 22/7, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो 22/7. और जो यहाँ पे 5/7 फ्रैक्शन भी देख पा रहे हो वो यही चीज है. वो इसीलिए है क्योंकि आप 22/7 यूज करोगे. लिख ले. कितना हो जाएगा आंसर? 110 स्टूडेंट्स. स्लैंट हाइट निकाली. 21/2 10.5. ठीक है. उससे आपने हाइट निकाली 341 का स्क्वायर रूट बाय 2 और उसी से वॉल्यूम निकाल दिया. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू कैलकुलेट 341 का स्क्वायर रूट. उतना ही करके अगर आपने 341 स्क्वायर रूट यूज किया है, पाई को सॉल्व किया है, इट्स फाइन. तो मेरे पास जो आंसर आया था वो है 242 स्क्वायर रूट ऑफ 341/21. वॉल्यूम का फॉर्मूला था, आंसर था ये. आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व कि इसके बाद भी करो. हाँ यूनिट जरूर लगा देना. ठीक है. TSA of a right circular cone is 462. Curved surface area is 2/3. तो आपको पता है कि अगर आपको TSA दिया हुआ है, CSA 2/3 करके आप निकाल सकते हो. बट व्हाट अबाउट इट? बिकॉज ना आपके पास रेडियस है ना स्लैंट हाइट है. तो इसमें क्या करना था? आपने कहना था टोटल सरफेस एरिया होता है ये और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये. 2/3 है तो ये रेशियो 3/2 हो जाएगी. कर्व्ड सरफेस एरिया छोटा होगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना. तुम्हें क्या करना है? देख कैसे कराया होगा तुमने. बात वही बन गया. ये किया होगा ना, है ना. तो अब तुम क्या लिखोगे? पाई आर एल अपॉन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना. अब ठीक है. अब तो ठीक है ना. हाँ मैंने वही किया, मैंने इस चीज को ऊपर लिखा है 3/2 कर दिया. इट्स ओके. दिस इज समथिंग जो मैं कह रही हूँ ना, एक्सपीरियंस जो दिखाता है बस, और कुछ नहीं है. तो पाई आर थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा. एल अपॉन एल प्लस आर विल बी इक्वल टू 2/3. द ओनली थिंग, बाकी क्वेश्चंस में इसमें यही फर्क है. हम क्या करते हैं, हम लोग फाइंड कर लेते हैं थोड़ा कर्व सरफेस एरिया, जो एक दो पेपर्स मैंने देखा था किया हुआ था. राइट. तो कर्व सरफेस एरिया आपने फाइंड कर लिया. उसके बाद आप क्या करते हो? आप आर और एल के बीच में लगे रहते हो कि करना क्या है. बिकॉज हमने अभी डबल इक्वेशंस को, टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना, उसके बारे में हमने नहीं सीखा है. हो गया तो मैंने करवाया हुआ है क्लास में. सब्स्टिट्यूट करना होता है, ये कुछ नहीं है और. ठीक है. तो इसका इजी वे यही है. वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल एंड आर. तुमने अगर इसको लिखा भी है, तुमने इसकी वैल्यू पुट की होगी एज 462, फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल के पाई आर किया होगा, फिर सब्स्टिट्यूशंस की होंगी. दैट इज फाइन.
बट मैंने क्या देखा है कि आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, उसके बाद बैठे रहते हो कि करना क्या है, पाई आर एल कर दिया, उसके बाद पाई की वैल्यू फॉर्म कर दी, आर और एल के बीच में आप लगे रहोगे कि करना क्या है। मैम वो 462 इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो उससे आर की वैल्यू निकाल लीजिए। एल तो है नहीं ना। मैम पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया ही होगा, हम इसकी वैल्यू खुद ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एल, 3L इज इक्वल टू 2L प्लस 2R, या L आ जाएगा इज इक्वल टू 2R। अब यहां पर substitute L as 2R and you'll get the answer। और आंसर इसमें आता है, इसमें मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो मुझे आंसर बताओ इसका कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये तो बुक से ही थे, तभी नहीं सॉल्व किया। हाइट निकालनी है तो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 7√3 सेंटीमीटर। रेडियस इज 7, हाइट कहाँ है, तो 7√3। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, ये हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। रेडियस इंक्रीज कर गई है 10% से, तो अगर पहले रेडियस को आपने लिया हुआ है एक्स, अब कितनी बन गई है, इंक्रीज ऑफ 10% मतलब 1.1x। वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, इसको क्यूब, एक्स क्यूब, यहां से रेशो क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे 1331, 11 का क्यूब करना है, विच इज 1331 x³ तो वॉल्यूम कितना हो गया, अगर पहले 1 था तो अब हो गया 1.331। इंक्रीज ऑफ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 0.331। ठीक है, इंक्रीजेस ऑफ 0.331 परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100 करोगे 33.1%। पर इंक्रीज ऑफ 33.1%। 27 solid iron spheres, each of radius r, surface area s are melted to form a sphere with s dash। तो s dash क्या हुआ, वॉल्यूम सेम रहता है वैसे तो इस केस में। हाँ जी, हाँ जी। हम्म।
27 4/3 पाई आर क्यूब, और जो आर डैश है वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसल। 27 r³ इज इक्वल टू न्यू रेडियस जो है वो आर डैश का हुआ है, मैं r1 लिख लेती हूँ, r3³ हो जाएगा। ठीक है ना? वरना आपने लिखना है आर डैश होल क्यूब, कैसे यहाँ लिखोगे? तो वो बन जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 3r। रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज 3r। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एस एंड एस डैश, तो आपने, हाँ, 1:9 ही आएगा, पर इसमें आपने इसको शो करना है। 1:9 होगा। हाँ ठीक है, कि हमें एक की निकालनी है, 27 की नहीं। हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द एस, तो एस का मतलब है, वी आर राइटिंग 4 पाई r² और यहाँ लिखेंगे 4 पाई 3r का होल स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, 1:9 का आंसर आ जाएगा, एस एस डैश लिख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट वाला है, डू वी रिक्वायर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना, कि आता था ये? सबको आता था, बुक का है, मुझे आता था ये। कितना टाइम नहीं था, आप करो बैठकर सॉल्व। चलो सब करें। कितना आंसर आता है? बिल्कुल ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में भी आ जाता है, तो ट्राई रिमेम्बरिंग इट ओनली। आपको पाई आर एल निकालना है। पाई कोनिकल टेंट की हाइट ये है, तो हाइट है ना, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द स्लांट हाइट विच विल बी 10 सेंटीमीटर। सो 10, रेडियस दिया हुआ है हमें 6, और पाई को हमने 3.1 यूज करना है, क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नाउ दिस विल बी द एरिया। हाँ, क्या हो गया? दिस वुड बी द एरिया ऑफ द, जो हमारे पास टारपुलिन है वो 3 मीटर्स वाइड है, सो 3 इंटू लेंथ विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 10 इंटू 6। इसे कैंसिल करोगे, लेंथ जो आपके पास आ जाएगी वो 31.4 इंटू 2 विच विल बी 62.8 सेंटीमीटर, 62.8 मीटर। स्क्वायर मीटर्स है, 62.8 मीटर्स होगा, जिसमें से 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है, तो वेस्टेज अलग से लेकर आओगे कि इतनी तो हमें चाहिए फॉर द इंटायर टेंट, तो जो वेस्टेज है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 628 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर ऐड कर दोगे। नहीं, ये 6280 होता है। 6280 सेंटीमीटर में 20 ऐड कर दोगे तो 300 सेंटीमीटर आएगा, डिवाइड बाय 100 किया, या फिर आपने 62.8 में 0.20 ऐड कर लिया, सो इट वुड बिकम 63.0 मीटर्स। दिस इज द लेंथ। ठीक है, कोशिश करूंगी कल तक आपको पेपर मिल जाए। मिल जाना चाहिए। चलो आज की क्लास इतनी।